बायोकेमिस्ट्री का छठा लेक्चर है लिपिड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड, जो वसीय अम्ल हैं उनकी संरचना कैसी होती है और उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। स्टोरेज लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है, और मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अपने शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस से भी पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि लिपिड्स जो हैं वो होते क्या हैं। सबसे पहले जो वसा है वो क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे जैव अणु जो अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, लिपिड्स या वसा कहलाते हैं। ठीक है, अब जो अध्रुवीय विलायक हैं, ठीक है, या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, वो होते क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इनका उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं लिपिड्स को घोलने के लिए, या लिपिड्स जो है या वसा जो है उसको घोलने के लिए, डिजोल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे तेल है, तो तेल को अपने जल के अंदर नहीं घोल सकते, ठीक है ना, ऑयल को वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें, जैसे बेंजीन ले लें, ठीक है, या फिनॉल ले लें, तो उसके अंदर हम लोग आसानी से तेल जो है उसको घोल सकते हैं। ठीक है, तो जो बेंजीन है या फिनॉल है वो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या कार्बनिक विलायक है। ठीक है, लिपिड शब्द जो था वो किसने दिया था, अभी ब्लूर ने दिया था, BLOOR। ठीक है, 1943 के अंदर। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लिपिड्स का महत्व जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स। तो सबसे पहला महत्व इसका क्या है, संग्रहित भोजन या रिजर्व फूड। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वो अगर सबसे पहले अपने प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स जो है वो वसा को स्टोर करते हैं कहाँ पे, अपने बीजों के अंदर, है ना, सीड्स के अंदर। तो जितने भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, है ना, तेल बीज फसलें हैं, उनमें वसा जो है वो बीजों के अंदर या सीड्स के अंदर स्टोर्ड होती है। ठीक है, जंतुओं की बात करें तो जंतु जो हैं जो भी भोजन लेते हैं, तो जो अतिरिक्त भोजन होता है, ठीक है, उसको ये किसमें परिवर्तित करते हैं, वसा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो वसा जो है वो शरीर में अलग अलग भागों पर जमा हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह का संग्रहित भोजन है। ठीक है, जब आवश्यकता होती है तो इस संग्रहित भोजन से वापस कार्बोहाइड्रेट बना लिए जाते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट बना के उसके ऑक्सीकरण के द्वारा या ऑक्सीडेशन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, अब आपने एक टर्म सुनी होगी, हाइबरनेशन, या इसको बोल देते हैं शीत निद्रा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ मेंढक की, ठीक है, फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है, अभी सर्दियों के अंदर ये शीत निद्रा में जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ये कहाँ चला जाएगा, शीत निद्रा के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अपनी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं इसकी, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगी। ठीक है, इसका जो हार्ट है उसकी जो धड़कने की दर है, रेट है, वो बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फ्रॉग है या मेंढक है वो करता क्या है, फूड को स्टोर कर लेता है। ठीक है ना, भोजन को संग्रहित कर लेता है शीत निद्रा में जाने से पहले। और किस रूप में संग्रहित करता है, वसा के रूप में। तो जब तक ये शीत निद्रा में रहेगा तब तक क्या करेगा, वसा से ये फूड को लेता रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स लेता रहेगा। ठीक है, और ऊर्जा प्राप्त करता रहेगा। तो जिंदा रहने के लिए ये क्या करेगा, वसा को ऊर्जा स्रोत की तरह उपयोग करेगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जैसे बर्ड्स हैं, ठीक है ना, बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे हैं, पक्षी जो हैं वो कैसे हैं, माइग्रेटरी होते हैं। ठीक है, माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो या प्रवास करते हैं, इसको प्रवास बोल देते हैं। तो प्रवासी पक्षी क्या करते हैं, प्रवास से पहले यानी माइग्रेशन से पहले भोजन को संग्रहित कर लेते हैं, किस रूप में, वसा के रूप में। ठीक है ना, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये उस वसा से कार्बोहाइड्रेट्स ले सकें और ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला महत्व जो है लिपिड्स का वो ये है, संग्रहित भोजन या रिजर्व फूड। चलिए, उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं ऊर्जा स्रोत या एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक
ठीक है ना, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन जो वसा है वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन वो कैसा है, सेकेंडरी है या द्वितीयक है। तो द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, वसा है या लिपिड्स हैं। ठीक है, अब दोनों से अगर हम ऊर्जा की तुलना करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की ऊर्जा के लिए अगर हम तुलना करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि लिपिड या वसा से कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में दोगुनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसका हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 ग्राम ग्लूकोज है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो ये ऊर्जा मिलती है 4.5 किलो कैलोरी, ठीक है, या 4.5 किलो कैलोरी। और दूसरी तरफ अगर हम 1 ग्राम वसा देखें तो 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है हमें, 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, तो डबल हो गया। इसका मतलब लिपिड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में दोगुनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपने तीसरा इंपॉर्टेंस जो है। ठीक है, इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंस है वो क्या रहेगा, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा क्या करती है, अभी हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स हैं, ठीक है, विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, 2 हैं, बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, 4 हैं, ए, डी, ई एंड के। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स हैं वो वसा में घुलनशील रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 विटामिन्स ऐसे हैं जिनको वसा घोलने का कार्य करती है। इसका मतलब वसा जो है वो क्या है, एक विलायक की तरह कार्य करती है इन विटामिन्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा वसा परिवहन का कार्य भी करती है, ट्रांसपोर्ट का कार्य भी करती है। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करती है, अभी विटामिन के का ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन के है, ठीक है, वो क्या करता है, वसा को ऑक्सीकरण से बचाता है। ठीक है, विटामिन के क्या करता है, वसा को ऑक्सीकरण से बचाता है। तो वसा का अगर ऑक्सीकरण हो जाए तो जो वसा है उससे अवांछित जो केमिकल्स हैं या रसायन हैं वो बन सकते हैं, तो जो हार्मफुल हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो विटामिन के जो है वो क्या करता है, इससे प्रोटेक्ट करता है हमें। चलिए, तो ये है अभी तीसरा इम्पोर्टेंस या महत्व। उसके बाद हम लोग चौथे इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, एडिपोज टिश्यू, या इसको बोल देते हैं एडिपोज उत्तक। ठीक है, तो ये होता क्या है भाई, अब जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, वसा जो है वो कोशिकाओं के अंदर बूंदों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के रूप में होती है। और ऐसी जो कोशिकाएं हैं या सेल्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं, एडिपोसाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, और ऐसा जो उत्तक है वो क्या कहलाता है, एडिपोज उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो वसा जो है वो संग्रहित होती है जंतुओं के अंदर। तो ये हो गया एडिपोज उत्तक की बात। ठीक है, अब अपने बात करते हैं जो शीत रुधिर जंतु होते हैं। शीत रुधिर का मतलब क्या है अभी, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स हैं, यानी कि ऐसे जंतु जिनके शरीर का जो तापमान है वो स्थिर नहीं रहता है। अगर सर्दी आ गई तो तापमान कम हो जाएगा और अगर गर्मी आ गई तो तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जैसे रेप्टाइल्स हैं, ठीक है ना, छिपकली होगी या सांप है, तो इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता है। लेकिन जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं और जो मैमल्स हैं, ठीक है, हम लोग हैं जैसे, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा या स्थिर रहेगा। कितना है हमारी डिग्री का, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सर्दियों में भी 37 रहेगा और गर्मियों में भी 37 रहेगा। तो बर्ड्स एंड मैमल्स ये दोनों क्या हैं अभी, वार्म ब्लडेड हैं। ठीक है, और जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या है, शीत रुधिर जंतु हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड हैं। तो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स हैं उनकी जो एडिपोसाइट्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर असंतृप्त वसीय अम्लों की उच्च मात्रा होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि असंतृप्त वसीय अम्ल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की एडिपोसाइट्स के अंदर। जबकि हम वार्म ब्लडेड की बात करें, गर्म रुधिर जंतुओं की बात करें, तो इनकी जो एडिपोसाइट्स हैं उनमें असंतृप्त वसीय अम्ल जो हैं वो अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है दोनों के एडिपोज टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब जो एडिपोज टिश्यू है वो करता क्या है,
तो ये क्या करता है अभी, जंतुओं की जो त्वचा होती है या स्किन जो होती है उसके नीचे की तरफ एक कुचालक परत बनाता है, ठीक है, एक इंसुलेटिंग लेयर बनाता है। और ये कुचालक परत जो है वो करती क्या है, हमारे शरीर से या हमारी बॉडी से ऊर्जा की हानि को रोकती है। ठीक है, सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, किस वजह से, इस एडिपोज टिश्यू की वजह से ही, क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है या हमारी बॉडी से जो ऊष्मा है उसकी हानि को नहीं होने देती है। ठीक है, तो ऊष्मा हानि को रोकने का कार्य करती है। तो ये क्या है, एक कुचालक परत है या इंसुलेटिंग लेयर है। ठीक है, तो ये है अभी फोर्थ इंपॉर्टेंस, एडिपोज टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, प्लांट ऑयल्स, या इनको पादप तेल भी बोल देते हैं। तो प्लांट ऑयल्स जो हैं इनका उपयोग जो है वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं कम कोलेस्ट्रॉल युक्त वसा के रूप में। ठीक है, अब आपने देखा होगा अगर हम देसी घी खाते हैं तो देसी घी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वनस्पति घी यूज़ करते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहती है। ठीक है, देसी घी में ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल और जो वनस्पति घी है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम है। तो अगर हम वनस्पति घी यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, और पादप तेल जो है यानी प्लांट ऑयल्स जो है उनका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, अभी वनस्पति घी बनाने के लिए करते हैं। और वनस्पति घी का निर्माण कैसे किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण से। ठीक है, जो पादप तेल हैं या प्लांट ऑयल्स हैं उनका हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन करवाया जाता है, जिससे वनस्पति घी या वेजिटेबल घी जो है वो बनता है। ठीक है, तो ये है अभी पांचवा इंपॉर्टेंस। उसके बाद छठे इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं हम लोग, सॉप फॉर्मेशन या साबुन का निर्माण। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो साबुन है या जो सॉप है वो किससे बनाई जाती थी, एनिमल फैट से बनाई जाती थी, जंतु वसा से बनाई जाती थी। लेकिन अगर हम आजकल बात करें तो आजकल जो साबुन बनाई जाती है वो किससे बनाते हैं हम लोग, पादप वसा से या प्लांट फैट से बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करते हैं, पेंट तेल या पेंट ऑयल्स। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग पेंट करते हैं जैसे गेट को पेंट करना है ना, तो पेंट के अंदर एक ऑयल मिलाया जाता है ना। वो ऑयल कैसा होता है, ड्राई होता है। उसका काम क्या होता है, मॉइस्चर को हटाना। ठीक है, अगर तेल के अंदर मॉइस्चर चली जाए, ठीक है, नमी चली जाए, तो जो हमने पेंट किया है दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर, वो निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो लेयर बननी चाहिए पेंट की वो पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए। तो उसको ड्राई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ऑयल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इन ड्राई ऑयल्स के अंदर क्या होता है अभी, असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो पेंट ऑयल के लिए भी हमें हम लोग लिपिड्स या वसा का उपयोग करते हैं। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है अभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं, मेटाबॉलिक वाटर, या इसको मेटाबॉलिक जल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब वसा से हम लोग जल भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वसा से अब जल कैसे प्राप्त होगा, फैट से वाटर को कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो रेगिस्तान में रहने वाले जंतु होते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में रहने वाले जंतु जैसे आपने नाम सुना ही होगा, कैमल है, ऊँट। ठीक है, इसके अलावा कंगारू रैट या कंगारू चूहा बोल देते हैं इसको। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो रेगिस्तान में रहते हैं। और आपको पता है कि रेगिस्तान के अंदर जल की कमी रहती है। ठीक है, डेजर्ट में वाटर की डेफिशिएंसी रहती है। ठीक है, तो पानी जो है वो कई दिनों तक नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे ऊँट की बात करते हैं, कैमल की बात करते हैं। तो कैमल में क्या होता है, अभी कुबड़ होता है ना, हम्प बोल देते हैं उसको। तो उसके कुबड़ के अंदर वसा संग्रहित रहती है। ठीक है ना, कुबड़ में क्या रहता है, वसा संग्रहित रहती है। और जब इसको कई दिनों तक पानी नहीं मिलता है तो ये जो कुब्बड़ के अंदर वसा संग्रहित है, इस वसा से जल को प्राप्त कर लिया जाता है। ये धीरे धीरे जल को ग्रहण कर लेता है और इसका जो कुब्बड़ है वो धीरे धीरे नष्ट या खत्म होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वसा खत्म हो गई तो कुब्बड़ जो है वो नष्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वसा से क्या लिया जा रहा है, मेटाबॉलिक वाटर लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग कंगारू चूहे की, है ना, कंगारू रैट की बात करें तो कंगारू रैट में
कंगारू रैट कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करता है, यानी कि कभी भी पानी नहीं पीता है, ठीक है, अपने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन के अंदर कभी भी पानी नहीं पीता है। तो ये फिर जो वाटर है वो कहाँ से लेगा, वसा से लेता है, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर जो वसा संग्रहित होती है वहाँ से ये पानी को ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस हो सकता है अभी। तो ये थे भी इम्पोर्टेंस या महत्व वसा के। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिपिड्स का वर्गीकरण, या इसको बोल देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो जो लिपिड्स हैं भाई इनको 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहला दिख रहा होगा आपको सरल लिपिड्स, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं सिंपल लिपिड्स। दूसरा है संयुक्त लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स, और तीसरा है व्युत्पन्न लिपिड्स या डेराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। तो 3 वर्ग हैं इसके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरल लिपिड्स जो हैं या सिंपल लिपिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो सरल लिपिड्स क्या होते हैं भाई, ऐसे लिपिड्स जो वसीय अम्ल और विभिन्न अल्कोहल की अभिक्रिया से बनते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि वसीय अम्ल और अल्कोहल की क्रिया से क्या बनता है भाई, एस्टर बनता है। तो इसका मतलब जो सरल लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं, एस्टर होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, वसीय अम्ल की क्रिया होती है अल्कोहल से, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की वसा है। तो वसीय अम्ल प्लस अल्कोहल, इन दोनों की क्रिया हुई और क्या बना, सरल लिपिड बन गया, जो कि क्या है, एक तरह का एस्टर है, ठीक है। तो ये होते हैं सरल लिपिड्स। उसके बाद दूसरा हम लोग बात कर इसके उदाहरणों की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो सरल लिपिड्स जैसे वसा जो है, ठीक है, वसा क्या है, लिपिड का एक प्रकार है, ठीक है। वसा किससे बनता है भाई, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल से। तो ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल की आपस में क्रिया होगी, एस्टर बनेगा, और उसको अपने क्या बोलेंगे, वसा बोलेंगे। मोम की बात कर लेते हैं। मोम भी क्या है, एक सरल लिपिड है। तो मोम के अंदर होता क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप हो, उसकी वसीय अम्ल से क्रिया होती है, ठीक है, और एस्टर बन जाता है, तो उसको मोम बोल देते हैं। और उसके बाद क्यूटिन जो है वो भी एक सरल लिपिड है। तो क्यूटिन क्या होता है भाई, हाइड्रोक्सिल वसीय अम्ल के बहुलक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल वसीय अम्ल, यानी ऐसा वसीय अम्ल है जिसके ऊपर OH समूह जो हैं वो उपस्थित हों। तो उसको बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है, पुनरावर्तित किया जाता है, तो एक बहुलक बनता है, और उसी बहुलक का नाम क्या पड़ जाता है, क्यूटिन पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो सुबेरिन है, सुबेरिन का नाम आपने सुना होगा। सुबेरिन क्या है, एक सरल लिपिड है। सुबेरिन कैसे बनता है, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया होती है किसके साथ, फेलोनिक अम्ल के साथ, ठीक है, और जो एस्टर बनेगा उस एस्टर का नाम क्या पड़ जाएगा, सुबेरिन। तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं सरल लिपिड्स के अंदर। चलिए उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं संयुक्त लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एस्टर बनते हैं, ठीक है, एस्टर किससे बनेंगे, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के जुड़ने से बनेंगे, ठीक है। उस एस्टर के साथ कोई अन्य समूह भी जुड़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब जो संयुक्त लिपिड्स होंगे उसमें 3 अलग अलग ग्रुप्स जुड़ते हैं, एक तो वसीय अम्ल हो जाएगा, एक ग्लिसरॉल हो जाएगा, और एक अदर ग्रुप या अन्य समूह हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों के मिलने से क्या बन जाएगा, संयुक्त लिपिड या कंपाउंड लिपिड बन जाएगा, ठीक है। इसकी जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फॉस्फेट प्लस लिपिड, है ना, एक तो फॉस्फेट समूह होगा और दूसरा लिपिड होगा। तो फॉस्फेट लिपिड के साथ जुड़ा रहता है, तो फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोजन लिपिड के साथ जुड़ा रहता है। लिपोप्रोटीन, प्रोटीन पार्ट जो है वो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। उसके बाद तीसरा इसमें आता है व्युत्पन्न लिपिड्स, या इसको क्या बोल देते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। तो व्युत्पन्न लिपिड्स या डेराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं भाई, ऐसे यौगिक जो लिपिड्स से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, ऐसे यौगिक जो लिपिड्स से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, अभी व्युत्पन्न लिपिड्स कहलाते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टीरोल्स, है ना, एक तो स्टीरोल है, एक टर्पीन्स हैं, ये 2 एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वसीय अम्ल है वो भी व्युत्पन्न लिपिड में आएगा, ग्लिसरॉल जो है वो भी व्युत्पन्न लिपिड में आएगा, जैसे विटामिन है ADE K वो भी इसी में आएगा, कपूर भी इसमें आएगा, मैंथोल जो है वो भी एक तरह का व्युत्पन्न लिपिड होता है। तो ये है अभी वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन लिपिड्स का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वसीय अम्लों की संरचना। अब जब भी वसा का निर्माण होता है तो उसके अंदर दो यौगिक जो हैं वो भाग लेते हैं,
एक तो है वसीय अम्ल और दूसरा है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल की संरचना सिंपल सी होती है, उसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है भाई, वसीय अम्ल है। तो वसीय अम्लों के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वसीय अम्ल होता क्या है अभी, तो ये क्या है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी वो लंबी होगी, इसका मतलब उसके अंदर 10 से ज़्यादा कार्बन होंगे। ठीक है, ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मोनो का मतलब इसमें एक कार्बोक्सिल समूह होगा। ठीक है, COOH जो समूह है वो एक ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, एक तो इसमें R ग्रुप है। ठीक है, एक तो R ग्रुप है, तो R क्या हो गया अभी, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो गई। तो ये काफ़ी लंबी होती है, इसमें 10 से ज़्यादा कार्बन होंगे, वो अपने देखेंगे। और एक जो है C डबल बॉन्ड OH, तो ये कार्बोक्सिल समूह हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है इसकी वसीय अम्ल की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, चलिए इस डायग्राम की बात करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जो वसीय अम्ल है वो प्रकृति के अंदर कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक है ना, आपको स्वतंत्र अवस्था के अंदर या फ्री स्टेट के अंदर जो फैटी एसिड है वो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये वसा या तेल में उपस्थित होंगे और हमेशा एस्टर के रूप में उपस्थित होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एसाइल्स ग्रुप की। ठीक है, तो एसाइल समूह क्या चीज़ होती है अभी, जब वसीय अम्ल एस्टर का भाग होता है। ठीक है, जब वसीय अम्ल एस्टर का भाग होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसाइल समूह बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं फैटी एसिड, तो फैटी एसिड बोलने की बजाय इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैटी एसाइल। ठीक है, फैटी एसाइल बोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एसाइल समूह। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अपने बात करते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या की। जो वसीय अम्ल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने कार्बन परमाणु हो सकते हैं और मिनिमम कितने कार्बन परमाणु हो सकते हैं। तो इसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है वो कितनी हो सकती है, 14 से लेके 24 तक हो सकती है। तो मिनिमम कितने हैं, 14, 14, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 24 कार्बन परमाणु जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, और जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसमें जो भी वसीय अम्ल पाए जाते हैं या फैटी एसिड्स पाए जाते हैं उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम नहीं होती है, हमेशा कैसी होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, सम संख्या कैसे हो जाएगी, जैसे 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरह से। ठीक है, कभी भी 13 नहीं हो सकती या 15 नहीं हो सकती या 17 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कार्बन परमाणुओं की संख्या के बारे में हो गया। तो जो मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स हैं या वसीय अम्ल हैं उनके अंदर कितने कार्बन परमाणु होते हैं भाई, 16 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो द्विबंधों की संख्या है वो 0 से लेके कितनी हो सकती है, 3 तक हो सकती है। ठीक है, 0 से लेके 3 तक इसमें द्विबंधों की संख्या हो सकती है। तो उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे आपने नाम सुने होंगे पामिटिक अम्ल, तो पामिटिक अम्ल के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। स्टीरिक अम्ल में कितने होते हैं, 18 कार्बन। ओलेइक अम्ल में भी 18 कार्बन होते हैं। लिनोइक अम्ल, इसमें भी 18 कार्बन उपस्थित होते हैं। चलिए, अब इसकी सामान्य संरचना की हम लोग बात कर लेते हैं। तो वसीय अम्ल के अंदर, तो एक तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर कार्बोक्सिल समूह होता है, तो कार्बोक्सिल समूह का जो कार्बन है उसको हमेशा 1 नंबर देना है। ठीक है, तो 1 नंबर कार्बन कौन सा हो जाएगा, जो क्रियात्मक समूह है उसका कार्बन। उसके बाद हाइड्रोकार्बन चेन हो जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर क्या चीज़ होती है अभी, उसमें CH3 व CH2, ये 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल टर्मिनल पर होगा तो CH3 ग्रुप हो जाएगा, और अगर बीच में है तो CH2 ग्रुप हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इसमें CH2 ग्रुप है जो बीच में है, और जो टर्मिनल्स पर है वो क्या है, CH3 ग्रुप है। ठीक है, अब 2 नंबर कार्बन परमाणु जो है इसको अल्फा कार्बन परमाणु बोला जाता है। 3 नंबर कार्बन परमाणु को बीटा कार्बन परमाणु बोला जाता है,
और जो टर्मिनल पर होता है, बिल्कुल लास्ट में कार्बन परमाणु होता है, उसको ओमेगा कार्बन परमाणु बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अपने बात करते हैं वसीय अम्लों के प्रकार की या टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स जो हैं भाई दो तरह के होते हैं, एक तो है संतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है, या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरे होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संतृप्त की बात कर लेते हैं या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है भी, जितने भी बंध होते हैं, ठीक है ना, जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे या एकल बंध होंगे। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होगा, कभी भी डबल बंध इसमें उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, सैचुरेटेड या संतृप्त। इनका जो गलनांक है वो उच्च होगा, इसका मतलब इनको पिघलाने के लिए हमें गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इनको गर्म करना पड़ेगा तब जाके ये पिघलेंगे। ठीक है, तो गलनांक इनका क्या है, उच्च है। कमरे के ताप पर ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम द्रव अवस्था में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें इनको गर्म करना पड़ेगा। तो उदाहरण की बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 3 एग्जाम्पल्स इसके हैं। अभी मैंने पहले भी नाम बताया आपको। सबसे पहला है पामिटिक अम्ल। ठीक है, तो पामिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसका पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला इसका क्या है अभी, CH3, उसके बाद है CH2। तो CH2 कितने ग्रुप्स हैं, ये 14 ग्रुप्स हैं। तो CH2 के पैर में क्या है, 14 है, ये ब्रैकेट के अंदर है, और COOH ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 16 कार्बन हैं। तो कार्बन काउंट कर लेते हैं, तो एक कार्बन ये हो गया, 14 कार्बन ये हो गए 15, और एक CH3 का 16 कार्बन है इसके। ठीक है, इसके अलावा स्टीरिक अम्ल। तो स्टीरिक अम्ल का फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा CH3 CH2O टू द पावर 16 16 और COOH, तो इसके अंदर 18 कार्बन हो गए। इसके अलावा रेचिडिक अम्ल। ठीक है, रेचिडिक अम्ल जो है इसके अंदर 20 कार्बन होते हैं। ठीक है, CH3 CH2 की पावर 18 हो जाएगा 18, और COOH, तो टोटल कितने हो गए, 20 कार्बन हो गए। तो ये है भी संतृप्त वसीय अम्ल या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग असंतृप्त वसीय अम्लों की। तो असंतृप्त या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, इनके अंदर द्विबंध भी उपस्थित होते हैं, है ना, डबल बॉन्ड्स भी उपस्थित होंगे। सिंगल बॉन्ड्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन सिंगल बॉन्ड्स के साथ साथ कुछ एक से लेके 4 तक, ठीक है, द्विबंध या डबल बॉन्ड्स भी उपस्थित होते हैं। तो ये जो अवस्था है द्विबंध वाली, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध या डबल बॉन्ड आ गया, तो ये जो अवस्था है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त। ठीक है, इनके जो गलनांक हैं वो कम होते हैं, इसका मतलब कमरे के तापमान पर ये किस अवस्था में पाए जाएंगे, द्रव अवस्था के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें इन्हें गर्म करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही द्रव अवस्था के अंदर या लिक्विड फॉर्म के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो ओलेइक अम्ल। ठीक है, ओलेइक अम्ल में एक द्विबंध होता है, बाकी सारे के सारे एकल बंध होते हैं। लिनोलेइक अम्ल, इसके अंदर 2 द्विबंध होते हैं और बाकी जो बचे हैं वो एकल बंध होते हैं। लिनोलैनिक अम्ल, इसके अंदर 3 तो क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड्स या द्विबंध, और बाकी बचे हुए सिंगल बॉन्ड्स या एकल बंध होते हैं। और लास्ट है एरेचिडोनिक अम्ल, इसके अंदर सबसे ज़्यादा 4 द्विबंध होते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं असंतृप्त वसीय अम्लों के अंदर। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं जो असंतृप्त वसीय अम्ल है उसकी संरचना के बारे में। ठीक है, उसकी संरचना में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें जो डबल बॉन्ड है या द्विबंध है वो 2 तरह का विन्यास या ओरिएंटेशन शो करता है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा है अभी, सिस व ट्रांस। ठीक है, 2 तरह का ओरिएंटेशन है, सिस और ट्रांस। तो सबसे पहले सिस रूप की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सिस रूप में क्या होता है अभी, जो डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन उपस्थित है ना, डबल बॉन्ड पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है, तो कार्बन पर एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। तो अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ हों,
या तो नीचे की तरफ हों जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, या फिर ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कैसी स्ट्रक्चर आपने बनाई है। तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ हों तो ये जो रूप है वो क्या कहलाता है, सिस रूप या सिस फॉर्म कहलाती है। अगर दोनों हाइड्रोजन अलग अलग तरफ हों, मतलब एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ विन्यासित हो और दूसरा हाइड्रोजन ऊपर की तरफ विन्यासित हो, तो इस प्रकार का जो ओरिएंटेशन है या विन्यास है वो क्या कहलाता है, ट्रांस रूप या ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो सिस और ट्रांस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो अधिकांश असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनमें सिस ओरिएंटेशन ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जिस जगह पे द्विबंध उपस्थित होगा या डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, उस जगह से जो कार्बन चेन है या जो कार्बन श्रृंखला है वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो एक मोड़ पड़ जाता है, एक बेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात होती है अभी द्विबंध की। चलो अब अपने देख लेते हैं कुछ इसके संरचना देख लेते हैं। जैसे ओलई कमल में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक द्विबंध होता है, तो इसमें बिल्कुल सेंटर में आपको एक द्विबंध दिख रहा होगा, है ना। कार्बन परमाणु कितने हैं अभी इसके अंदर, एक तो ये हो गया, 7 ये हो गए, 7 और 1 8, एक ये हो गया 9, एक ये हो गया 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, तो इसके अंदर टोटल 18 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग देख लेते हैं लिनोलेई कमल। तो लिनोलेई कमल में मैंने आपको बताया था 2 द्विबंध होते हैं, तो एक द्विबंध आपको ये दिख रहा होगा डबल बॉन्ड, और दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो ये दिख रहा होगा। इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं काउंट कर लेते हैं, 1 7 और 1 8, 9 10 11 12 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, इसका मतलब इसमें भी कितने हैं, 18 कार्बन परमाणु होते हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग लिनोलेनी कमल की बात कर लेते हैं। तो लिनोलेनी कमल में 3 द्विबंध या 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 2 और 3। अब कार्बन परमाणु कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं अपने, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, इसका मतलब इसमें भी कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 18 कार्बन परमाणु होते हैं। उसके बाद चौथी संरचना है एरेचिडोनिक अम्ल की। तो एरेचिडोनिक अम्ल के अंदर 4 द्विबंध होते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो भी, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये ब्रैकेट में है और इसकी पावर कितनी लगाई हुई है, 4। इसका मतलब द्विबंध कितने हो जाएंगे, 4, तो 4 द्विबंध हो जाएंगे। अब कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है इसमें वो गिन लेते हैं अपने, तो एक तो ये हो गया और 4 ये हो गए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, 4 का हाथ लगा हुआ है, 5 हो गए, 5 और ये कितने हैं अभी, 1 2 3, तो 4 से मल्टीप्लाई करो 3 को, 12। ठीक है, 12 और 5 17, 17 और 2 2 ये हो गए 19, 19 और 1 20, इसका मतलब एरेचिडोनिक अम्ल के अंदर 20 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। जो वसीय अम्ल हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इनका गुण है अभी एम्फीपैथिक। ठीक है, एम्फीपैथिक का क्या मतलब होता है, जो वसीय अम्ल है या फैटी एसिड है उसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक तो होता है R ग्रुप और दूसरा होता है COOH ग्रुप। अब इसमें से जो R ग्रुप है ये कैसा होता है, जल विरोधी होता है या जल रोधी होता है या हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जल से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा या रिपेल होगा। दूसरा कौन सा है, COOH ग्रुप, ये कैसा होता है, जल रागी, या इसको जल स्नेही भी बोल देते हैं या इसको हाइड्रोफिलिक भी बोल देते हैं। इसका मतलब ये जल की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, तो जब एक यौगिक के अंदर जलरोधी और जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों भाग उपस्थित होते हैं, तो इस तरह का जो यौगिक है वो क्या कहलाता है, एम्फीपैथिक कहलाता है। ठीक है, तो ये है अभी इसका पहला गुण। चलिए दूसरे गुण की बात कर लेते हैं, इसकी विलेयता की बात करते हैं। तो विलेयता की अगर हम बात करें तो जो वसीय अम्ल हैं वो जल के अंदर कैसे होते हैं, भी अघुलनशील होते हैं, तो जल में इनको घोला नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने आपको ऑयल या तेल का एग्जाम्पल बताया था, उसको अपने जल में नहीं घोल सकते। लेकिन ये जो कार्बनिक विलायक हैं उनके अंदर ये घुलनशील होते हैं या उनके अंदर इनको डिजोल्व किया जा सकता है। ठीक है,
जब हम इनको उसके अंदर जल में डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अभी एक संरचना बनाते हैं और उस संरचना का नाम क्या है, मिसेल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाई मिसेल क्या चीज़ होती है। तो जब हम वसीय अम्ल को या वसा को जल के अंदर डालते हैं तो ये मिसेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा तेल को अपने मान लीजिए पानी के अंदर डालते हैं तो अलग अलग बूंदें सी बन जाती हैं, तो वो बूंदें क्या कहलाती हैं अभी, मिसेल कहलाती हैं। ठीक है, अब मिसेल होता क्या है उसको देख लेते हैं हमने। इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में क्या रहता है, जल का अणु रहता है। ठीक है, और उसके चारों ओर क्या रहेगा, वसा के अणु रहेंगे। ठीक है, या वसीय अम्ल के अणु रहेंगे। अब मैंने आपको बताया अभी कि वसीय अम्ल के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो होता है जल रागी या हाइड्रोफिलिक। ठीक है, जो हेड भाग है इसका। ठीक है, हेड भाग कौन सा होगा, COOH समूह जो है, ये कैसा हो जाएगा, जल रागी या हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफिलिक होगा वो जल की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, तो इसका मतलब ये जल की ओर विन्यासित रहेगा। और जो R समूह है जो टेल बनाता है, ये कैसा होता है, जल रोधी या हाइड्रोफोबिक, तो ये जल से दूर रहेगा। तो इस तरह से जल के अणु को जो वसीय अम्ल के अणु हैं वो चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस प्रकार बनी संरचना को हम लोग क्या बोल देते हैं, मिसेल बोल देते हैं। ठीक है, तो मिसेल के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये विलेयता के बारे में देखा आपने। उसके बाद नेक्स्ट है गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो निर्भर करता है या डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि जो वसीय अम्ल है वो संतृप्त अवस्था में है या असंतृप्त अवस्था में है। ठीक है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर संतृप्त वसीय अम्ल है तो उसका गलनांक कैसा होगा, उच्च होगा या हाई होगा। इसका मतलब कमरे के ताप पर वो क्या होगा, ठोस अवस्था के अंदर उपस्थित होगा। लेकिन अगर असंतृप्त वसीय अम्ल है यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो वो कमरे के ताप पर क्या होगा, द्रव अवस्था के अंदर होगा, उसका गलनांक कम होगा। ठीक है, तो ये तीसरा गुण है जो वसीय अम्लों के अंदर होता है। उसके बाद चौथे गुण की बात कर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दो तरह के वसीय अम्ल हैं, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। जो संतृप्त वसीय अम्ल हैं या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं या स्थायी होते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त वसीय अम्ल हैं वो ऑक्सीकरण के प्रति संवेदी होते हैं। ठीक है, मतलब आसानी से उनका क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण हो सकता है। ठीक है, और ये जो संवेदिता है या सेंसिटिविटी है वो बढ़ती जाती है किसके साथ साथ, द्विबंधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे असंतृप्त वसीय अम्ल के अंदर या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, उतनी ही ज़्यादा उसकी संवेदिता या सेंसिटिविटी होगी ऑक्सीकरण के प्रति। ठीक है, अगर हम ऑक्सीकरण को रोकना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे भी, उसके लिए प्रति ऑक्सीकारकों का उपयोग करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, जो ऑक्सीकरण को या ऑक्सीडेशन को रोकने का कार्य करते हैं, तो उनके उपयोग से हम लोग इनके ऑक्सीकरण को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण से जो वसा है या फैट है वो खराब हो जाती है, तो खराब होने से रोकने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रति ऑक्सीकारकों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप डायग्राम के अंदर, संतृप्त वसीय अम्ल ज़्यादा स्थायी है जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल ऑक्सीकरण के प्रति संवेदी होते हैं। द्विबंधों की संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण जो है वो बढ़ेगा इसके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आवश्यक वसीय अम्ल या एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बोल देते हैं। तो आवश्यक वसीय अम्ल या एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करें तो इनकी जो खोज है वो कब हुई थी भी, 1930 के अंदर, 1930 में इनको खोजा गया था। अब अपने बात करें जीवाणु और पौधों की, तो जीवाणु और पौधे जो हैं यानी कि बैक्टीरिया एंड जो प्लांट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रकार के वसीय अम्ल आवश्यक होते हैं बॉडी के लिए या शरीर के लिए, उनका संश्लेषण ये अपने शरीर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जंतुओं की बात करें तो जंतु सभी वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक है, 3 वसीय अम्ल ऐसे हैं जिनका निर्माण हम अपने शरीर में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो वसीय अम्ल है हमें कहाँ से लेने पड़ेंगे, बाहर से लेने पड़ेंगे भोजन के रूप में। ठीक है, या भोजन के साथ इनको लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो भोजन में ये उपस्थित होते हैं जो भी हम लोग लेते हैं। तो ये जो 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं या बहु असंतृप्त वसीय अम्ल हैं, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स या आवश्यक वसीय अम्ल। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो वसीय अम्ल हैं वो किस लिए चाहिए होते हैं, जंतुओं के अंदर वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो सही तरह से वृद्धि कर सकें जंतु, उनके लिए ये 3 अमीनो जो वसीय अम्ल हैं वो आवश्यक होते हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, लिनोलेइक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और एरेचिडोनिक अम्ल। तो आवश्यक वसीय अम्ल पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है भाई। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है अभी इन तीनों में से, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिनोलेइक अम्ल। अगर हम लोग जो भी फूड ले रहे हैं या भोजन ले रहे हैं उसमें लिनोलेइक अम्ल नहीं है, ठीक है, तो काम नहीं चल सकता। लेकिन अगर लिनोलेइक अम्ल उपस्थित है और ये नीचे वाले 2 उपस्थित नहीं हैं तो भी काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, क्योंकि जो नीचे वाले 2 हैं लिनोलेनिक अम्ल और एरेचिडोनिक अम्ल, इनका संश्लेषण लिनोलेइक अम्ल से कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा एसेंशियल या आवश्यक कौन सा है, लिनोलेइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टोरेज लिपिड्स की या संग्रहित लिपिड्स की। ठीक है, तो जो स्टोरेज लिपिड्स हैं इनका संग्रहण किया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर इनको संग्रहित किया जाता है या स्टोर किया जाता है ताकि भविष्य में आवश्यक होने पर, ठीक है ना, आवश्यक होने पर इनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सके, इनको कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको उदासीन वसा भी बोलते हैं, न्यूट्रल फैट, इसको सत्य वसा भी बोलते हैं, ट्रू फैट, या इसको TAG भी बोलते हैं, है ना। TAG का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स, या फिर इनको ट्राईग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं इसको स्टोरेज लिपिड्स को, तो ये स्टोरेज लिपिड्स के नाम हो जाएंगे। अब जो स्टोरेज लिपिड्स हैं उनका निर्माण कैसे होता है अभी, तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल के द्वारा वसीय अम्ल के 3 अणुओं का एस्टरीकरण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लेना है, एक तो ग्लिसरॉल का अणु लेना है, हमें 3 फैटी एसिड्स या वसीय अम्ल के अणु लेने हैं, एस्टरीकरण होगा या एस्टरीफिकेशन होगा और क्या बन जाएगा, संग्रहित लिपिड या ट्रू फैट बन जाएगा। ठीक है, इसको अपने देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। तो ग्लिसरॉल प्लस 3 वसीय अम्ल, एस्टरीकरण हुआ और सत्यावसा बन गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है अभी, इसके अंदर 3 तो कार्बन होते हैं और 3 OH समूह होते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का हमें एक ही अणु लेना है। वसीय अम्ल के 3 अणु हमें लेने हैं, तो R1, R2 और R3, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, COOH समूह जुड़ा हुआ है। तो 3 वसीय अम्ल हो गए। अब होगा क्या, संघनन होगा, और जब भी संघनन होता है तो जल के अणु निकलते हैं। तो जब जल के अणु निकलेंगे तो जो OH समूह होगा वो कहाँ से आएगा, ग्लिसरॉल से आएगा, और जो H समूह होगा वो कहाँ से आएगा, वसीय अम्ल से आएगा। तो 3 जल के अणु निकल जाएंगे, एस्ट्रीफिकेशन या संघनन या कंडेंसेशन हो गया, और एक अणु बनता है किसका, वसा का। ठीक है, ट्रू फैट या सत्य वसा का एक अणु बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टोरेज लिपिड है या संग्रहित लिपिड है उसका निर्माण हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब इसको कमर्शियली हम लोग यूज़ करते हैं, जो स्टोरेज लिपिड्स हैं उनका कमर्शियल यूज़ भी है या औद्योगिक उपयोग भी है। तो उपयोग के आधार पर जो वसा है इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो होती है कठोर वसा या हार्ड फैट, और दूसरी होती है तेल या ऑयल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कठोर वसा या हार्ड फैट। तो हार्ड फैट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि कमरे के ताप पर, अब कमरे का ताप कितना माना जाता है अभी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक है, तो कमरे के ताप पर ये ठोस अवस्था के अंदर या सॉलिड स्टेट के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हार्ड फैट या कठोर वसा। इसमें होता क्या अभी, लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर ठोस है, इसके अलावा इसमें लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त वसीय अम्ल जो हैं वो पाए जाते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे लॉन्ग चेन वाले, इसका मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी अभी, 14 या उससे ज़्यादा हो सकती है।
उदाहरण के लिए जैसे हम लोग बात करें तो जैसे घी है ना, या मक्खन है, ठीक है। तो ये कमरे के ताप पर कैसा होता है, ठोस अवस्था के अंदर होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसा होगा, ये ठोस अवस्था के अंदर होगा। तो ये कठोर वसा या हार्ड फैट का एग्जाम्पल है। जो मक्खन है या बटर है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, कोमल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अच्छी गुणवत्ता के छोटी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये चेंज हो गया इसके अंदर। तो बटर या मक्खन के बारे में आपको ध्यान रखना है, छोटी श्रृंखला वाले और अच्छी गुणवत्ता वाले यानी बेटर क्वालिटी वाले जो फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉफ्ट होता है या कोमल होता है। चलिए, तो ये है भी सबसे पहला कठोर वसा या हार्ड फैट। उसके बाद दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं तेल या ऑयल्स, ठीक है। तो बहुत सारे पौधे हैं जिनसे हमें तेल या ऑयल्स प्राप्त होते हैं। तो कमरे के ताप पर यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये कैसे होंगे, द्रव अवस्था के अंदर उपस्थित होंगे। तो आपको पता ही होगा जो तेल हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, भी लंबी श्रृंखला वाले असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। कठोर वसा में मैंने आपको क्या बताया था, संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, असंतृप्त वसीय अम्ल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम तेलों से घी भी बना सकते हैं। घी कैसे बनाएंगे, अगर हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेट कर लें या असंतृप्त को संतृप्त कर लें। तो संतृप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजनीकरण करेंगे या हाइड्रोजिनेशन करेंगे। तो खाद्य तेलों का अगर हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उससे क्या बन सकता है, वनस्पति घी जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा जैसे मूंगफली का तेल है, उदाहरण के लिए हम लोग देखें, सरसों का तेल है, ठीक है, और भी बहुत सारे तेल आपने पढ़े होंगे। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, तो ये हैं अभी संग्रहित लिपिड्स या स्टोरेज लिपिड्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे झिल्ली लिपिड्स या इनको मेम्ब्रेन लिपिड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स के अंदर सबसे कॉमन टाइप का जो लिपिड होता है वो कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है ना। तो फॉस्फोलिपिड का नाम आपने सुना होगा। कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका झिल्ली है या सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। तो झिल्ली लिपिड्स या मेम्ब्रेन लिपिड्स होते क्या हैं अभी, ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जहां एक वसीय अम्ल को फॉस्फोरिक अम्ल के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स में मैंने आपको क्या बताया था, उसमें 3 वसीय अम्ल होते हैं और 1 ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 वसीय अम्ल होंगे, 1 ग्लिसरॉल होगा, और जो तीसरा वसीय अम्ल था उसको प्रतिस्थापित कर दिया किसके द्वारा, फॉस्फेट समूह के द्वारा, ठीक है। तो इसका नाम परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट समूह है ये आगे किसी अन्य समूह के साथ जुड़ा हुआ रहता है, किसी अदर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो अदर ग्रुप कौन सा हो सकता है, अभी वो होता है नाइट्रोजनी समूह होता है, ठीक है। नाइट्रोजिनस ग्रुप होता है कोई, उसका नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जैसे नाइट्रोजनी समूह है तो कौन कौन से नाइट्रोजनी समूह हो सकते हैं, वैसे मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ यहाँ पे, आपको बाकी नोट्स में मिल जाएगा। कोलिन है ना, कोलिन जो होता है वो कौन से फॉस्फोलिपिड में पाया जाता है, लेसिथिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड का टाइप है। तो उसमें नाइट्रोजनी समूह कौन सा हो जाएगा, कोलिन हो जाएगा। यही हम लोग आगे एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, एथेनॉलमीन, ठीक है ना, एथेनॉल एमीन, ये किसमें होता है, सिफिलिन फॉस्फोलिपिड के अंदर होता है, ठीक है। सिफिलिन क्या है, फॉस्फोलिपिड का एक टाइप है, उसमें एथेनॉल एमीन नाइट्रोजनी समूह होगा। इसके अलावा 2 और हो सकते हैं नाइट्रोजनी समूह, जिसमें एक तो आता है सेरीन और दूसरा आता है आइनोसिटॉल। तो ये 4 नाइट्रोजनी समूह जो हैं वो जुड़े हुए हो सकते हैं किसके साथ, फॉस्फेट समूह के साथ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, लिपिड प्लस फॉस्फेट प्लस अतिरिक्त नाइट्रोजनी समूह, तो इन तीनों के जुड़ने से क्या बनता है, अभी झिल्ली लिपिड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि एक तो ग्लिसरॉल होता है इसमें, तो ये 3 कार्बन हो गए और ये 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, 3 कार्बन वाला जो पार्ट है ये ग्लिसरॉल का भाग है। मैंने आपको बताया था 2 वसीय अम्ल है, तो एक वसीय अम्ल तो ये हो गया, दूसरा वसीय अम्ल ये हो गया, तीसरे वसीय अम्ल को फॉस्फेट समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये रहा अभी फॉस्फेट समूह,
ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट समूह है ये नाइट्रोजनी समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है, अतिरिक्त नाइट्रोजनी समूह के साथ। तो ये वाला जो समूह है वो कौन सा हो जाएगा, अतिरिक्त नाइट्रोजनी समूह हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है अभी यहाँ पे, कोलिन है। ठीक है, और ये कौन सा फॉस्फोलिपिड हो जाएगा फिर, लेसिथिन, जो कि मैंने आपको सबसे पहला एग्जाम्पल बताया था इससे पहले। तो ये है अभी झिल्ली लिपिड्स। चलिए अब फॉस्फोलिपिड के बारे में थोड़ा सा मैं और बात करता हूँ। जो फॉस्फोलिपिड है या जो मेम्ब्रेन लिपिड है उसके अंदर क्या होता है अभी, दो भाग होते हैं। एक तो होता है जल रागी भाग, ठीक है, जल रागी यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट, और दूसरा होता है जल विरोधी भाग या हाइड्रोफोबिक भाग। ठीक है, तो अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उसके अंदर चार पार्ट हैं। ठीक है, एक तो कोलिन बताया मैंने आपको, एक बताया मैंने आपको फॉस्फेट समूह, एक बताया मैंने आपको ग्लिसरॉल, और एक दो वसीय अम्ल उसके साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसको हमने इलोंगेट फॉर्म के अंदर या लंबे रूप के अंदर इसको हमने बना लिया है। अब देखो जो कोलिन है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ से देखो ये जो कोलिन है इसके ऊपर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, और दूसरा फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह के ऊपर माइनस चार्ज है या ऋण आवेश है। ठीक है, आपने पीछे देखें अगर ये देख सकते हो आप, फॉस्फेट के साथ ये जो ऑक्सीजन लगी हुई है इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो फॉस्फेट का नेगेटिव समूह या नेगेटिव चार्ज और कोलिन का पॉजिटिव चार्ज जो है, और जहाँ पे चार्ज होता है वो कैसा होता है भाई, हाइड्रोफिलिक सकते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं अपने ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल, ये दो बच गए। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ग्लिसरॉल है ये वाले 3 कार्बन ग्लिसरॉल को शो कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। वसीय अम्ल R1 वाला और R2 वाला, इसके ऊपर भी कोई आवेश नहीं है। तो जिस पर आवेश नहीं होता वो कैसा होता है, जल विरोधी होता है ना, या हाइड्रोफोबिक होता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो ये अध्रुवीय हो गई, ये टेल या पूंछ बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, टेल। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक ये बन गया एक फॉस्फोलिपिड। तो और आपको पता होगा कि जो झिल्ली है ना, या मेम्ब्रेन है, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड उपस्थित होते हैं। इसको अपने देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें पता है कि जो जंतु हैं या पादप हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, जल होता है। कोशिका के अंदर की तरफ भी जल होता है, कोशिका के बाहर की तरफ भी क्या होता है, जल होता है। ठीक है, अब जलीय माध्यम है। अब जलीय माध्यम के अंदर जो फॉस्फोलिपिड के अणु हैं वो अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो जल रागी भाग है यानी कि हाइड्रोफिलिक भाग है वो तो किस तरफ रहे, जल की तरफ रहे, क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक है, जल रागी है, वो जल की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। और जो जल विरोधी भाग है यानी कि जो हाइड्रोफोबिक भाग है वो जल से दूर रहे। ठीक है ना, वो जल से दूर रहे। तो ऐसा एक परत के द्वारा तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड की एक परत अगर अपने बनाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर की तरफ भी जल है और अंदर की तरफ भी जल है। लेकिन अगर दो परतें बन जाएं, फॉस्फोलिपिड अणुओं की दो परतें बन जाएं तो ऐसा संभव हो सकता है। तो जब दो परतें बनती हैं तो जो ध्रुवीय हेड है वो बाहर की तरफ विन्यासित रहेगा, इसमें भी ध्रुवीय हेड जो है वो बाहर की तरफ विन्यासित रहेगा, और जो अध्रुवीय भाग है, टेल है, वो जल से दूर केंद्र में रहती है। ठीक है, तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड अणुओं की दो परतें बन जाती हैं। ठीक है, चलो तो ये है अभी फॉस्फोलिपिड्स या मेम्ब्रेन लिपिड्स बोल देते हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक्स और हैं जो आपको पढ़ने हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला है साबुनीकरण, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं सैपोनिफिकेशन। साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन। तो साबुनीकरण होता क्या है, अभी सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो वसीय अम्ल की KOH या NaOH, तो KOH और NaOH क्या है अभी, क्षार हैं। तो वसीय अम्ल की KOH या NaOH क्षार से अभिक्रिया से सोडियम लवण बनता है।
ठीक है। अगर इन दोनों की क्रिया करवा दी जाए वसीय अम्ल की KOH या NaOH क्षार से, तो सोडियम लवण बन जाता है, और ये जो सोडियम लवण है ये क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। तो साबुन बनाने के लिए हम लोग वसीय अम्ल की क्रिया करवाते हैं किसके साथ, क्षार के साथ, ठीक है। साबुन बन गया, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है, ठीक है। अब एक टॉपिक के बारे में पूछा जाता है कि साबुनीकरण मान क्या होता है, या सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो क्या चीज़ होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, वसीय अम्ल की क्रिया करवा रहे हैं KOH या NaOH के साथ। अब मान लीजिए हम लोग वसीय अम्ल की क्रिया KOH से करवा रहे हैं, तो KOH की हम लोग कितनी मात्रा यूज करेंगे, तो KOH की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 1 ग्राम तेल या वसा के पूर्ण साबुनीकरण के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है, साबुनीकरण मान कहलाता है, ठीक है। हमने क्या लेना है अभी, 1 ग्राम तेल या वसा लेनी है, उसमें हम लोग कितनी मात्रा में कितने मिलीग्राम के अंदर KOH मिलाएं ताकि पूर्ण साबुनीकरण हो जाए, यानी सारे का सारा 1 ग्राम जो तेल या वसा है वो पूरे का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, सोडियम लवण के अंदर या साबुन में परिवर्तित हो जाए। तो KOH की वो मात्रा क्या कहलाती है, साबुनीकरण मान या सैपोनिफिकेशन वैल्यू कहलाती है, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या चीज़ है ये। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी या दुर्वासिता, ठीक है। तो रेंसिडिटी या दुर्वासिता क्या चीज़ होती है अभी, अगर हम वसा या तेल को कुछ समय के लिए अंधेरे में वायु या नमी के संपर्क में रख दें, ठीक है, अंधेरे में रख दें या नमी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इससे होगा क्या, उसके अंदर दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उसमें से बैड स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है, दुर्गंध आने लग जाएगी उसमें से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वसा या तेल है वो क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है, जैसे घी जो है वो खराब हो जाता है। इससे होगा क्या, अभी इनका जो टेस्ट है या स्वाद है वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, दुर्वासिता कहलाती है, ठीक है, या रेंसिडिटी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अभी जो वसा के अंदर वसा का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, अभी वसीय अम्ल और अन्य प्रकार के रसायन बनने लगते हैं, और इन्हीं रसायनों की वजह से उसमें से अजीब सी स्मेल या दुर्गंध आने लगती है, ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, दुर्वासिता या रेंसिडिटी कहलाती है। तो रेंसिडिटी के 2 कारण हैं। तो सबसे पहला कारण कौन सा है, अभी जो वसा या तेल है, ठीक है, उसका जल अपघटन हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हो गया, और हाइड्रोलाइसिस होने से क्या बनता है, अभी वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स बनते हैं, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं रेंसिडिटी या दुर्वासिता के। तो ये है अभी अपना आज का लेक्चर।